नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती की तैयारी वर्दी की जीके जीएस का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्त आज हमने टॉप 25 प्रश्न लिए हैं। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको ये ध्यान देना है, नहीं है। ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, ऑप्शन डी है योजना आयोग। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है संवैधानिक संस्था वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया रहता है। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। तो अगर इनके विषय में आप पढ़ेंगे तो 315 से लेके 323 तक इनके विषय में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में दिया गया है। वित्त आयोग के विषय में जो प्रावधान है वो 280 में है। अनुच्छेद 280 जब आप पढ़ेंगे तो वित्त आयोग के विषय में बताया गया है। लेकिन योजना आयोग की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को स्थापित की गई एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। ठीक है, हालांकि वर्तमान में योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। इसका नाम 1 जनवरी 2015 को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। क्या? नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि क्या है? संविधानेतर संस्था है। क्या दोस्त? संविधानेतर संस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। किसने 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? जस्टिस राणा डे, विवियन मांडलिक, नवजीवन चंद्र राय, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इंदु प्रकाश जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन 1962 में जस्टिस राणा डे ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, तीसरा प्रश्न लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। दोस्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय जो है ये लखनऊ में रामपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या है? भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है? गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, असम। सामान्य सिविल कोड का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसको लेकर के भी हाल ही में उत्तराखंड चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब आपका हो जाएगा, जो एकमात्र जहां पे लागू है सामान्य सिविल कोड, वो है आपका गोवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, बात कर लेते हैं 21 वर्ष की। तो अगर आपको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो आप 21 वर्ष के में एलिजिबल हो जाते हैं। आपको विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना है 25 साल। अगर आपको अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में जो है पदमुक्त होते रहते हैं। ठीक है, सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न लेते हैं। क्या है? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1982। नाबार्ड NABARD, ये बार बार आपसे पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1981 में एक अधिनियम आया था नाबार्ड एक्ट, उसके तहत 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी।
ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को देश को समर्पित किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 आप टिक करेंगे। एक्ट कब आया था नाबार्ड का, तो वो 1981 में आया था, और इसको समर्पित कब किया गया था देश को, तो वो 5 नवंबर 1982 को। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? असफाउद्दौला, शहादत खान, शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी सफदरगंज। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। बात कर लेते हैं, इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है अवध का प्रथम नवाब, और दूसरा प्रश्न आता है अंतिम नवाब कौन था। क्या अंतिम नवाब कौन था, ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रथम नवाब जो था वो शहादत अली खान था। कौन था? शहादत अली खान। शहादत अली खान था। इसका जो कार्यकाल था वो 1680 से लेकर के 1739 तक था। और अंतिम नवाब जो था वो था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह ये अंतिम नवाब था, और इसका कार्यकाल था 1822 से लेकर के 1887 तक। ठीक है दोस्त, हालांकि जैसे अवध की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो आपको बक्सर का युद्ध याद आता होगा, जिसमें जो शुजाउद्दौला है ये मीर कासिम और जो मुगल सम्राट थे उन तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने हराया था। और पूछा जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है दोस्त, हालांकि यह प्रश्न हमसे पूछा गया है कि कौन सा अवध का प्रथम नवाब था, तो शहादत खान था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं, क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो आपको पता है 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मशती है, इस दिन बच्चों का दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो ये 5 जून। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। और इसमें आपको पता है 2-3 डेट आपको याद रखनी है। 9 नवंबर, 11 नवंबर और 13 दिसंबर। ठीक है, इसमें आपको 9, 11 और 13 याद रखनी है। जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा। 11 को आपका जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव पेश हुआ था, जो बाद में प्रस्तावना के रूप में जाना गया। ठीक है दोस्त, इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी महिलाएं थी, तो इसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए अवध से, ऑप्शन बी बुंदेलखंड से, ऑप्शन सी ब्रजभूमि से, ऑप्शन डी रुहेलखंड से। बताइए दोस्त प्रसिद्ध चारकुला नृत्य जो है ये ब्रजभूमि से संबंधित है। और इसमें स्त्री या पुरुष जो है स्त्री वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के 7 घड़े तथा उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत नृत्य करते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, चारकुला नृत्य में कैसे नृत्य होता है, तो आपको याद रखना है कि 7 घड़े, मिट्टी के 7 घड़े जो है अपने सिर के ऊपर रखता है और उस पर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत नृत्य करता है। ठीक है दोस्त, चलिए 11 नंबर चलते हैं। क्या दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सहकारिता, ऑप्शन डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक अर्थव्यवस्था आपको पता है, जैसे अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है। एक प्राथमिक अर्थव्यवस्था, एक द्वितीयक अर्थव्यवस्था, एक तृतीयक अर्थव्यवस्था, और चतुर्थ अर्थव्यवस्था में आपके मीडिया सेल, IT सेल आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित होता है।
जो द्वितीयक अर्थव्यवस्था होती है ये उद्योग से संबंधित होती है, और तृतीयक अर्थव्यवस्था जो आपको सेवा प्रदान की जाती है, सेवा जो दी जाती है वो तृतीयक में आती है, और चतुर्थ में आपके आईटी सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आयात निर्यात या एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था, कब हुआ था? 1981 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में। भारत में आयात तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एक्ट 1981 के तहत सरकार ने 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना करी थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश, बेंगलुरु भारत, काठमांडू नेपाल, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो सबसे पहले सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसके लिए इसका फुल फॉर्म आता है, पूछा जाता है कि जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो है जकीउर रहमान ने 1977 में दिया था, और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें 7 देश थे। 2005 में जो है 8वां देश इसमें अफगानिस्तान जुड़ा है। ठीक है, इसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान और नेपाल के साथ श्रीलंका, और वर्तमान में 8 देश हैं, तो अफगानिस्तान सम्मिलित है। लेकिन इसमें प्रश्न क्या बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात करते हैं, सार्क का मुख्यालय तो वो है आपका काठमांडू नेपाल में। लेकिन अगर बात करें पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो सर्वप्रथम जो बैठक हुई थी वो हुई थी ढाका में। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कई दफ़ा आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 14 नंबर, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने। लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पैबोस, एक तो आपको लौह रक्त नीति याद रखनी है, एक आपको सिजदा और पैबोस, सिजदा पैबोस प्रथा भी इसने ही आरंभ करी थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर। टीपू सुल्तान, उसका नाम फतेह अली टीपू था, जो कि हैदर अली का पुत्र था, और यह मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक जब बना, जो अपनी पिता की भांति योग्य और पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा शासक युद्ध के मैदान में मारा गया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान जो है मारा गया था, और ये 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न लेते हैं, क्या है? संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, या अल्पसंख्यकों के संरक्षण से? तो अल्पसंख्यकों का संरक्षण अगर बात कर लेते हैं कि किस अनुच्छेद में है, तो आपको 29 और 30 ये याद रखना है। निर्वाचन की बात कहाँ की गई है, तो ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं दल बदल कानून। तो दल बदल कानून कब बना था? दल बदल कानून 1985 में, 1985 में यह बना था, और इसका उद्देश्य था यदि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाला जाता है, तो जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था या कोई निर्दलीय उम्मीदवार दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है। ठीक है, इसलिए तो इसमें पूछा गया है 52वां संविधान संशोधन। पहले तो पूछा जाता है कब आया था, तो 1985 में आया था। किस लिए था? तो दल बदल से था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। दल बदल
ये बड़ा फेमस प्रश्न अभी दोहुमा जो बने हैं राष्ट्र अभी मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के मुख्यमंत्री दोहुमा बने हैं आप कमेंट करके बताएंगे। वो पहले दल बदल कानून से सदस्यता खोने वाले सांसद बने थे। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? साहिर लुधियानवी ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, बहादुर शाह जफर ने। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना देशभक्त मोहम्मद इकबाल ने करी थी और ये 1905 में इन्होंने इसकी रचना की थी। कब? 1905 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 18 नंबर, पल्ली आंदोलन संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा से, ऑप्शन बी तमिलनाडु से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी गुजरात से। पल्ली आंदोलन का संबंध किससे है? तो पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है। यह प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। अशोक के प्रधान शिलालेखों में जो 13वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले जो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ये भी पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो वो 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी नागालैंड। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर लेते हैं तो भारत में ऐसे 2 राज्य, एक तो आपका सिक्किम है, क्या? एक आपका सिक्किम है और दूसरा राज्य है आपका गोवा। इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है अगर आपसे पूछे तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी सुरकोटदा, ऑप्शन सी सुतका गंडोर, ऑप्शन बी चन्हुदड़ो। बताइए दोस्त कहाँ से घोड़ों की अस्थियों का जो है प्रमाण मिला था? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा सुरकोटदा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सुरकोटदा या इसको सुरकोटदा भी कहते हैं, सुरकोटदा यह कच्छ जिले में स्थित है, जो गुजरात का एक जिला है, जहां से घोड़े की अस्थियां तथा अनोखी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे। लोथल से घोड़े की लघु मृण्मय मूर्ति के अवशेष भी प्राप्त हुए थे, तो वो भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, ग्रेनेडा स्थित है? ऑप्शन ए अरेबियन सागर में, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर में, ऑप्शन सी चीन सागर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रेनेडा जो है ये दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में। ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित यह एक संप्रभु देश है। ठीक है, और जो ग्रेनेडा द्वीप 6 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, तो इसमें आपका अगर देखा जाए तो एक भी ऑप्शन नहीं, इसमें ए बी सी तीनों गलत हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। इसमें अगर बात करें तो ग्रेनेडा द्वीप स्थित कहाँ पे है, तो हमने बताया आपको दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर में स्थित। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीयकरण हुआ है बैंकों का पहली दफा जो हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को पहली दफा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसमें कहा गया था जिन भी बैंकों के पास 50 करोड़ से अधिक की पूंजी है वे बैंक जो है उन बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। इसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार जो हुआ है वो हुआ है 15 अप्रैल 1980 को। कब? 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
ठीक है। और ये कहा गया कि जिन भी बैंकों के पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति है उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो इसमें कितने बैंक थे? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले एक मात्र निवेदन आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 24, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्त, इसमें कौन सा बंदरगाह जो है वो जो है कृत्रिम है? तो इसमें जो चेन्नई बंदरगाह दोस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चेन्नई बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु के तट पर कृत्रिम बंदरगाह है। और अगर बात करें तो विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्त। ठीक है। और मुंबई बंदरगाह की बात कर लेते हैं, तो मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ब्रिटिश शासकों द्वारा सन 1672 ईस्वी में इसको विकसित किया गया था, और यह भी एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है दोस्त, तो इसमें ये तीनों विकल्प असंगत हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किसको जाना जाता है? या गोल्डन फ्लीस, या इसको एक और नाम से जाना जाता है लघु द्वीप। क्या? सबसे छोटा द्वीप, लघु द्वीप। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। मानव सभ्यता का पालना घर आपका अफ्रीका है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास आपके दोस्त यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ गई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। इससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से आभार। चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।